वेलकम बैक टू आवर चैनल J3 ऑनलाइन क्लासेस। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एसएससी जेई के लिए एक स्पेशल एमसीक्यू बैच। ये आज पहला सेशन है और ऐसे ही कई सेशंस आपको देखने को मिलेंगे जिसके अंदर बहुत सारे यहाँ पर एमसीक्यूज़ इंक्लूड किए गए हैं और उन एमसीक्यूज़ के बेस पर ही मैं आपके काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करूँगा। जैसा कि मैंने पास्ट के अंदर भी किया है, जब आरएससीबी का एग्ज़ाम हुआ था उसके अंदर भी काफ़ी क्वेश्चंस एग्ज़ाम के अंदर देखने को मिले थे। अगर आपने मुझे फॉलो किया होगा तो आप ये जानते होंगे, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमें यहाँ पर एक डायग्राम गिवन है और हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कितनी स्टोर होगी बिटवीन द टर्मिनल्स ए एंड बी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए और वो होता है हाफ CV²। यहाँ पर हमें वोल्टेज की वैल्यू, जैसा कि क्वेश्चन के अंदर गिवन है 400 वोल्ट, तो हमें निकालना क्या है, कैपेसिटेंस की वैल्यू। पर कैपेसिटेंस हमें अरेंज करके दे रखा है किसी फॉर्मेट में, तो इसका हमें निकालना होगा यहाँ पर सी इक्विवेलेंट। अब सी इक्विवेलेंट निकालने के लिए यहाँ पर दो कैपेसिटर हमें पैरेलल में दिए हुए हैं और जब भी कैपेसिटर्स पैरेलल में होते हैं तो ये सिंपली ऐड हो जाते हैं। तो इसका जो सी इक्विवेलेंट निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा 12 म्यू फैरेड। अब 12 म्यू फैरेड और 6 म्यू फैरेड यहाँ पर सीरीज़ के अंदर कनेक्टेड हैं। जब भी कैपेसिटर सीरीज़ के अंदर कनेक्टेड होते हैं तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है C1 इंटू C2 अपॉन में C1 प्लस C2। तो जब हम इसे यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6 इंटू 12 अपॉन में 6 प्लस 12 यहाँ पर हो जाएगा 18। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे यहाँ पर तो ये निकल कर आएगा यहाँ पर 4 म्यू फैरेड। अब जैसा कि आप क्वेश्चन के अंदर देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने C की वैल्यू भी निकाल दी है और V की वैल्यू हमें पहले से ही वहाँ पर गिवन थी। तो सिंपली हमें यहाँ पर पुट कर देना है फॉर्मूले के अंदर यहाँ पर वैल्यू। तो जब हम फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर आएगा हाफ इंटू जो हमने निकाली है वो निकाली है 4 इंटू 10⁻⁻⁶, क्योंकि म्यू का मतलब यहाँ पर -6 होता है, इंटू V का स्क्वायर यानी 400 का स्क्वायर। जब इसको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा यहाँ पर 0.32 जूल। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर होगा वो होगा A, 0.32 जूल। आई होप आप सभी को ये चीज़ यहाँ पर समझ में आई होगी और इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको जेई के एग्जाम्स के अंदर देखने को मिलेंगे। तो इसी तरह इस सीरीज़ को फॉलो करते रहिएगा ऐसे एमसीक्यूज़ के थ्रू कॉन्सेप्ट सीखने के लिए। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमसे यहाँ पर बोला गया है कि हमें 3 बल्ब यहाँ पर गिवन है, एक 50 वाट, एक 70 वाट और एक 80 वाट। अब यहाँ पर हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि इनमें से कौन से बल्ब का फिलामेंट सबसे ज़्यादा थिक होगा। अगर हम यहाँ पर अज्यूम करें कि सभी की जो फिलामेंट्स की लेंथ है वो इक्वल है, यहाँ पर थिकनेस से वो कहना चाह रहा है कि किसका क्रॉस सेक्शन एरिया सबसे ज़्यादा होगा। तो जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वो होता है R=ρL/A। अब रेजिस्टेंस को पावर से जब हम रिलेट करेंगे तो पावर का जो फॉर्मूला आता है वो आता है P=V²/R। यानी कि अब हम इस क्वेश्चन को उल्टा देखते हैं, यानी कि हमें चाहिए सबसे ज़्यादा थिकनेस। अब सबसे ज़्यादा थिकनेस जब होगी तो इसमें जो रेजिस्टेंस होगा वो कम होगा और जब रेजिस्टेंस यहाँ पर कम होगा तो पावर उस केस में ज़्यादा निकल कर आएगी। तो जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर समझाया है कि थिकनेस ज़्यादा उसी बल्ब की होगी जिसकी पावर्स यहाँ पर सबसे ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा पावर का बल्ब कौन सा है, 80 वाट बल्ब। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा C, 80 वाट बल्ब। आई होप आप सभी को ये चीज़ यहाँ पर क्लियर हुई होगी। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर हमें यहाँ पर एक डायग्राम गिवन है और हमसे यहाँ पर पूछा गया है टेम्परेचर कॉफिशिएंट की वैल्यू। टेम्परेचर कॉफिशिएंट का जो सिंबल होता है वो होता है अल्फ़ा। अब इसके लिए आपको एक फॉर्मूला यहाँ पर याद होना चाहिए और वो फॉर्मूला होता है RT = R0 1 + अल्फ़ा डेल T। यहाँ पर जो डेल T है वो टेम्परेचर डिफरेंस है, यहाँ पर RT है वो किसी टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस है और R0 जो है वो 0 डिग्री पे जो रेजिस्टेंस है उस चीज़ की वैल्यू यहाँ पर है। तो यहाँ पर जैसे कि हमें सारी वैल्यूज़ यहाँ पर डायग्राम के अंदर गिवन है उसे देखकर हमें यहाँ पर सिर्फ ओनली पुट करना है। तो किसी टेम्परेचर T यानी कि 15 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर जो रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन है वो हमें यहाँ पर गिवन है 60 ओम। तो यहाँ पर सिंपली हम 60 ओम पुट कर देंगे। 0 डिग्री पर जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो है 30 ओम, तो यहाँ पर हम 30 ओम लिख देंगे और यहाँ पर आएगा 1 + अल्फ़ा, ये तो हमें यहाँ पर निकालना है। और टेम्परेचर डिफरेंस यहाँ पर कितना आ रहा है, 0 से 15, तो यहाँ पर आ जाएगा 15 डिग्री। अब जैसे कि हम यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे तो 30 जब इस साइड यहाँ डिवाइड होगा 60 से तो ये 2 बना लेगा
और यहाँ पर आएगा 1 प्लस अल्फ़ा 15 डिग्री। अब जब हम इसे यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो अल्फ़ा की वैल्यू निकल कर आएगी 1/15, और 1/15 अगर आप जानते हो, अगर नहीं भी जानते तो इसे सॉल्व करके आप जब निकालोगे तो वो निकल कर आएगा 0.06। क्वेश्चन के अंदर हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि डीसी मशीन के अंदर मेन फील्ड फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन की शेप कौन सी होती है। तो जैसा कि आप डायग्राम के अंदर देख सकते हैं, कुछ इस टाइप की शेप होती है मेन फील्ड फ्लक्स की, और इसका जो सही आंसर होगा वो यहाँ पर होगा फ्लैट टैप्ड और ट्रेपेजॉइडल। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि एक जनरेटिंग वोल्ट मीटर जो होता है वो इनमें से कौन सी मोटर को यहाँ पर यूज़ करता है। तो जनरेटिंग वोल्ट मीटर के अंदर जो मोटर यूज़ होती है वो यूज़ होती है सिंक्रोनस मोटर, और वो ऑपरेट करते हैं यहाँ पर कांस्टेंट स्पीड पे। पर ऐसा कुछ ऑप्शन तो हमें यहाँ पर गिवन ही नहीं है, तो यहाँ पर जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो होगा कांस्टेंट स्पीड मोटर। तो आई होप आप सभी को ये चीज़ यहाँ पर क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि डमी कॉइल्स हम यहाँ पर क्यों यूज़ करते हैं। तो डमी कॉइल्स होती क्या है, ये सिंपल जो अदर कॉइल्स होती हैं उसकी तरह ही होती है, बस होता क्या है कि ये इलेक्ट्रिकली यहाँ पर कनेक्टेड नहीं होती, बस ये यहाँ पर फिजिकली एग्जिस्ट करती है। और फिजिकली एग्जिस्ट ये इसलिए करती है क्योंकि ये प्रोवाइड करती है मैकेनिकल बैलेंसिंग, किसके अंदर, रोटर के अंदर। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है कि रोटर के अंदर मैकेनिकल बैलेंसिंग करने के लिए हम यहाँ पर यूज़ करते हैं डमी कॉइल का। आई होप आप सभी को ये चीज़ यहाँ पर क्लियर हुई होगी। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि एक डीसी मशीन के अंदर शंट रेजिस्टेंस और आर्मेचर रेजिस्टेंस की वैल्यूज़ को कितना लिया जाता है। तो यहाँ पर जो उसका सही जवाब होगा वो होगा बी। यहाँ पर शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू ली जाती है हाई, जबकि आर्मेचर रेजिस्टेंस की वैल्यू ली जाती है लो। ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है, और इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको आने वाले एग्जाम्स के अंदर देखने को मिलेंगे, तो कोई भी सेशन यहाँ पर आप स्किप मत करिएगा। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि I²R लॉस और ओमिक लॉसेस को और किस नाम से यहाँ पर जाना जाता है। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर है वो होगा कॉपर लॉस। असल में कॉपर लॉस होते क्या है ना, जब भी करंट फ्लो करता है तो उसकी वजह से कुछ हीट प्रोड्यूस होती है, और उस हीट के प्रोड्यूस होने की वजह से यहाँ पर जो लॉसेस होते हैं उन्हें यहाँ पर कहा जाता है कॉपर लॉसेस। और उन्हीं कॉपर लॉसेस का दो नाम और होते हैं, I²R लॉसेस और ओमिक लॉसेस। तो आई होप आप सभी को ये चीज़ यहाँ पर क्लियर हुई होगी। इस क्वेश्चन के अंदर जैसा कि हमें यहाँ पर एक डायग्राम गिवन है और हमसे यहाँ पर पूछी गई है 3 ओम के अक्रॉस करंट की वैल्यू। इसे हम निकालने के लिए यहाँ पर नॉड मेथड यूज़ करेंगे। हम यहाँ सी पर एक वोल्टेज अज्यूम कर लेते हैं V। अब जब हम यहाँ पर मेथड अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ये निकल कर आएगा V - 35 अपॉन में यहाँ पर जो भी रेजिस्टेंस है 2 ओम इनके बीच में। फिर यहाँ पर आएगा सेकंड, इस वाले चीज़ के लिए यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे तो ये आएगा V/3। उसके बाद यहाँ पर थर्ड इसके लिए अप्लाई करेंगे तो ये निकल कर आएगा -45 अपॉन में जो भी रेजिस्टेंस यहाँ पर गिवन है 6 ओम। और जब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे तो इसके इक्वल्स में हमें यहाँ पर लिखना होगा 0। जब हम यहाँ पर एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ये निकल कर आएगा 3V - 105 प्लस 2V प्लस V - 45। यहाँ पर जो एलसीएम लिया गया है वो लिया गया है 6। इसको इक्वल्स में हम यहाँ पर लिखेंगे 0। और जब हम यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3V प्लस 2V प्लस V मिलाकर हो जाएगा 6V, और 105 और 45 मिलाकर हो जाएंगे 150। उसको दूसरी साइड लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 150। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो V की वैल्यू यहाँ पर निकल कर आएगी 25। अब V की वैल्यू यहाँ पर हम निकाल चुके हैं 25, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो V की वैल्यू हमें पता है, रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें यहाँ पर पता है। जब V और R हमें यहाँ पर पता है तो I की वैल्यू हम सिंपली निकाल लेंगे V/R से, V/R से। तो V यहाँ पर होगा 25 और R हमें जैसा कि गिवन था 3 ओम। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये यहाँ पर निकल कर आएगा 8.3 एम्पियर। तो आई होप आप सभी को ये चीज़ यहाँ पर समझ में आएगी। राइटिंग का थोड़ा इश्यू हो सकता है पर उसे आप थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, क्योंकि उसके थ्रू जितना हो सकता है उतना मैं आपको डिलीवर करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि जब भी अगर हम क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ाते हैं किसी भी सर्किट का, यानी कि उसे हम अगर डबल कर देते हैं, तो उस केस में यहाँ पर मैग्नेटिक सर्किट के परमियंस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो परमियंस का हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। जो परमियंस होता है वो बराबर होता है यहाँ पर 1 में रिलक्टेंस के, 1 में रिलक्टेंस। और जो यहाँ पर रिलक्टेंस का फॉर्मूला होता है वो होता है 1 में म्यू L/A। तो यहाँ पर नीचे अपॉन में रिलक्टेंस है तो ये हो जाएगा रेसिप्रोकल होगी, हो जाएगा म्यू A/L। तो यहाँ पर जब भी हम
क्रॉस सेक्शन एरिया की वैल्यू को डबल करेंगे, यानी कि एरिया की वैल्यू यहाँ पर डबल हो रही है, तो उस केस में परमियंस भी यहाँ पर डबल हो जाएगा क्योंकि ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर होगा वो होगा बी। आई होप आप सभी को ये चीज़ यहाँ पर समझ में आया होगा। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन के अंदर हमसे यहाँ पर बोला गया है कि हमें 2 कॉइल्स गिवन है जिनका यहाँ पर सेल्फ इंडक्टेंस की जो वैल्यू है वो है 3 हेनरी और 5 हेनरी, और वो कनेक्टेड है सीरीज अपोजिंग में। यही चीज़ हमें यहाँ पर याद रखनी है कि सीरीज अपोजिंग में कनेक्टेड है। हमसे यहाँ पर पूछी गई है इक्विवेलेंट इंडक्टेंस की वैल्यू। अगर उसका कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग यहाँ पर गिवन है 0.6। अब इतना आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, जो चीज़ आपको यहाँ पर गिवन है वो चीज़ यहाँ पर लिख लेनी है। यहाँ पर जो हमें कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग गिवन है वो गिवन है 0.6, और जो इंडक्टेंस है L1 उसकी वैल्यू गिवन है 3 हेनरी, और L2 की वैल्यू हमें यहाँ पर गिवन है 5 हेनरी। अब जो यहाँ पर फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा वो चीज़ आपको यहाँ पर याद रहनी चाहिए। यहाँ पर हमें बोला गया है सीरीज़ अपोजिंग के लिए, तो उस केस में जो L इक्विवेलेंट की वैल्यू यहाँ पर निकल कर आएगी वो यहाँ पर निकल के आएगी L1 + L2 - 2M। अब जो यहाँ पर M होता है ये यहाँ पर म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है, और म्यूचुअल इंडक्टेंस का जो यहाँ पर फॉर्मूला होता है वो बराबर होता है K√L1 L2। L1 की वैल्यू जैसे कि हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन थी तो वो हो जाएगी यहाँ पर 3, L2 की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 5 हेनरी, और यहाँ पर आएगा -(2), और M की वैल्यू जैसा कि मैंने अभी आपको बोला था ये होती है K√L1 L2। तो ये चीज़ जब हम यहाँ पर लिखेंगे तो 2 के बाद में यहाँ पर हमें अप्लाई करना होगा फॉर्मूला, तो वहाँ पर K की वैल्यू आएगी 0.6, रूट के अंदर यहाँ पर L1 की वैल्यू आ जाएगी 3 और L2 की वैल्यू हो जाएगी 5। और जब हम इसे यहाँ पर सॉल्व कर लिखेंगे पूरा, जो आंसर निकल कर आएगा वो आएगा 3.35 हेनरी। मैं चाहता तो आपको पूरा सॉल्व करके यहाँ पर बता भी सकता था, पर उससे क्या होगा कि आपका भी टाइम यहाँ पर वेस्ट होगा। ये चीज़ आपको सॉल्व करना तो यहाँ पर आती है, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट यहाँ पर आपको आंसर बता दिया है। इसका जो आंसर होगा वो होगा बी, 3.35 हेनरी। आई होप यहाँ पर ये चीज़ सभी को समझ में आई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमें यहाँ पर बोला गया है कि एक 2 वाटमीटर मेथड के अंदर जब बैलेंस लोड हमें यहाँ पर गिवन हो रेजिस्टिव, तो उस केस के अंदर दोनों वाटमीटर के अंदर क्या रिलेशन होगा यहाँ पर। तो जब भी हमें लोड गिवन है रेजिस्टिव तो उस केस में जो पावर फैक्टर होगा वो हमेशा होगा 1, और जब पावर फैक्टर हमेशा 1 होगा तो जो फाई की वैल्यू निकल कर आएगी वो निकल कर आएगी 0। यहाँ पर पावर फैक्टर कहने का मतलब है कॉस फाई की वैल्यू, तो फाई की वैल्यू यहाँ पर निकल कर आएगी 0। 2 वाटमीटर के अंदर जो दोनों वाटमीटर्स की जो वैल्यू होती है वो निकलती है एक फॉर्मूले से, और वो फॉर्मूला यहाँ पर है W1 का यहाँ पर फॉर्मूला होता है VI cos 30 - फाई, और W2 का जो निकल कर आता है फॉर्मूला वो होता है VI cos 30 + फाई। अब फाई की वैल्यू जैसा कि हमें यहाँ पर 0 0 दोनों केस में गिवन है, तो जब हम यहाँ पर 0 अप्लाई करेंगे और यहाँ पर भी 0 अप्लाई करेंगे तो ये W1 और W2 एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि बाकी की वैल्यू तो यहाँ पर सेम ही है ना। इसलिए जो इसका यहाँ पर सही आंसर निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा A, W1 = W2। आई होप आप सभी को ये चीज़ यहाँ पर समझ में आई होगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट आ जाता है तो उसे आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे आपको पूछा गया कि नंबर ऑफ पोल्स किसी रोटर के अंदर अगर हम यहाँ पर डिक्रीज करते हैं तो उस केस में स्पीड ऑफ रोटर के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो उसका एक जो फॉर्मूला होता है वो होता है F = Pn/120। तो यहाँ पर जब हम स्पीड के लिए इस फॉर्मूले को निकालेंगे तो वो हो जाएगा 120 F/P। यहाँ पर ये है स्पीड और ये है पोल्स। तो पोल्स की वैल्यू जब आप इंक्रीज़ करोगे तो स्पीड की वैल्यू डिक्रीज़ होगी, और अगर पोल्स की वैल्यू यहाँ पर आप डिक्रीज़ करोगे तो स्पीड की वैल्यू इंक्रीज़ होगी। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया कि पोल्स की वैल्यू डिक्रीज़ करेंगे तो क्या होगा। तो यहाँ पर जब हम पोल्स की वैल्यू को डिक्रीज़ करेंगे तो स्पीड यहाँ पर होगी इंक्रीज़। आई होप आप सभी को ये चीज़ यहाँ पर समझ में आएगी। टाइप के इजी क्वेश्चंस मैं यहाँ पर इसलिए लाया हूँ क्योंकि यहाँ पर सभी स्टूडेंट्स को लेकर मेरे को यहाँ पर क्वेश्चंस बनाने हैं। अगर आपको ये चीज़ आती है तो आपका यहाँ पर रिवीजन हो गया होगा, और अगर नहीं आता तो आपको यहाँ पर कुछ नया सीखने को मिला होगा। और जैसे जैसे सेशंस आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको क्वेश्चंस की क्वालिटी भी यहाँ पर रेज होती जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया है कि सीलिंग फैन के अंदर जो मोटर यूज़ होती है वो यहाँ पर कौन सी मोटर यूज़ होती है। तो यहाँ पर जिसका सही आंसर है वो होगा कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। ये यहाँ पर सीलिंग फैन के अंदर यूज़ की जाती है। यहाँ पर जो यूनिवर्सल मोटर्स होती हैं वो यहाँ पर यूज़ की जाती है ग्राइंडर्स के अंदर और हेयर ड्रायर्स के अंदर। जबकि जो स्प्लिट फेज मोटर्स होती हैं वो यहाँ पर यूज़ की जाती है सेंट्रीफ्यूगल पंप्स में और ब्लोअर्स के अंदर। तो ये चीज़ भी आपको यहाँ पर याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन के अंदर हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के अंदर अगर हम स्टार्टिंग वाइंडिंग को यहाँ पर वहाँ से हटाते नहीं हैं और वहाँ पर लगी हुई छोड़ देते हैं तो उसके अंदर होगा क्या कि वो वहाँ पर एक्सेसिव करंट ड्रॉ करेगी, और जब एक्सेसिव करंट ड्रॉ करेगी तो वो ओवर हीट हो जाएगी। तो इसलिए जो इसका सही आंसर होगा वो होगा सी। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर पूछा गया है कि जो अर्थ रेजिस्टेंस होता है उसकी वैल्यू यहाँ पर किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। तो फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर कंडीशन ऑफ सॉइल, सेकंड है यहाँ पर मॉइस्चर जो सॉइल के अंदर प्रेजेंट होता है, और तीसरा है टेम्परेचर ऑफ द सॉइल। तो यहाँ पर इन तीनों ही फैक्टर्स के ऊपर अर्थ रेजिस्टेंस की वैल्यू डिपेंड करती है। तो जो सही आंसर होगा वो होगा डी, ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो माइका के रेजिस्टेंस के ऊपर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि माइका होता है एक टाइप का इंसुलेटर, और इंसुलेटर का जो टेम्परेचर कॉफिशिएंट होता है, टेम्परेचर कॉफिशिएंट जो होता है वो होता है नेगेटिव। अब जब टेम्परेचर कॉफिशिएंट नेगेटिव होगा तो उस केस में जब हम उसका टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो उसका रेजिस्टेंस होगा डिक्रीज़। इसलिए जो इसका सही आंसर है वो होगा बी। आई होप ये सभी को समझ में आया होगा। और ये रहा आपके लिए आज का क्वेश्चन। इसके अंदर यहाँ पर पूछा गया है कि डीसी शंट जनरेटर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो इनमें से किस टाइप की होती है। इसका आंसर आपको करना है यहाँ पर कमेंट। अगर आप भी अपना नेम फीचर करवाना चाहते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर, यानी कि जिसका भी आंसर सही होगा उसका नाम मैं इंक्लूड करूँगा नेक्स्ट सेशन के अंदर। और ऐसे ही नॉलेज को गेन करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग।